हम कल शुरू किए थे चैप्टर 2, सरल रेखा में गति। तो आप लोगों के समझ में आ गया था वेग तक का, है ना। तो अब हमने वेग और चाल पढ़ी थी। तो चाल और वेग में कुछ डेफिनेशंस और है, मतलब कि जैसे आप चाल और वेग को कैलकुलेट करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में, तो वहां पे आपसे दो तरह की चाल पूछी जा सकती है। अब इसको एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। पहले मान लीजिए ये एक्सिस आपको दूरी बता रहा है, ये एक्सिस समय बता रहा है ना। अब एक व्यक्ति इस तरीके से चल रहा है, यहां से चलना शुरू किया उसने, और वो धीरे 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 इस तरीके से चल रहा है। ठीक, मतलब कि समय चल रहा है, समय के साथ अगर मैं उसका पॉइंट नापता रहूं कि भाई 1 मिनट के बाद कहां पे था, 2 मिनट के बाद कहां पे था, 3 मिनट के बाद कहां पे था, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं, कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था ना लास्ट में, स्लोप वाला, कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी चाल ज्यादा होगी, है याद। ये वाला आया याद, ए और बी। तो यहां पे किसकी चाल ज्यादा थी, है याद, किसकी, बी की। क्यों थी ज्यादा, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है ना। क्योंकि ये कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रहा है। अगर इसका समय इतना सा है और दूरी कितनी ज्यादा है, ये वाली, है ना, तो इसका स्लोप ज्यादा है, यानी कि इसकी प्रवणता ज्यादा है, तो इस वजह से इसका क्या है, चाल ज्यादा है। क्योंकि वेग का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। यहां पे डेल्टा एस बड़ा है और डेल्टा टी छोटा है, कंपैरिजन में जो ए के लिए था। ए के लिए डेल्टा टी ये है, और डेल्टा एस ये है ना। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे स्लोप ज्यादा है या कम है। दो सेक्शन लेते हैं, एक ये वाला पार्ट ले लीजिए, है ना, यहां पे ये छोटा सा पार्ट, और एक ये वाला। ठीक। ये समझ में आया। अब मान लीजिए ये व्यक्ति चल रहा था, तो मैंने एक तो यहां पे देखा कि भाई यहां पे इसकी चाल कितनी होगी। मैं मान लेता हूं यहां पे ये डेल्टा T1 और ये डेल्टा S1। तो V1 कितना हुआ, डेल्टा S1 ओवर डेल्टा T1। यहां पे इसको डेल्टा S2 बोल देते हैं, इसको डेल्टा T2 बोल देते हैं। तो यहां पे V2 कितना होगा, डेल्टा S2 ओवर डेल्टा T2, यानी कि दूरी में परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, समय अंतराल। तब ये बताइए यहां पे V1 बड़ा होगा या V2, V2। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे डेल्टा T2 डेल्टा T1 से छोटा है ना। तो यानी कि ये छोटा है इससे, और यहां पे उल्टा हो रहा है, डेल्टा S2 बड़ा है डेल्टा S1 से, यानी कि कम समय में ज्यादा दूरी तय की, और इसने ज्यादा समय में कम दूरी तय करी। तो यानी कि इसकी स्पीड कम है इससे। इतना समझ में आया। तो यानी कि चल तो एक ही आदमी रहा था, पर इसकी अलग अलग स्पीड है ना, अलग अलग टाइम पे। अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं तो कुछ और आएगी, यहां पे कैलकुलेट करूं तो कुछ और होगी, यहां पे कैलकुलेट करूं तो कुछ और होगी, है ना, है या ना। अच्छा, ये तो ये हो गया कि यहां पे अलग अलग जगह पर अलग अलग वेलोसिटी होती है जनरली। ठीक। पर अगर आपको मैं बता पूछूं कि जब आप लोग जाते हैं या साइकिल या बाइक से, तो अगर मैं जस्ट रैंडमली पूछ रहा हूं कि भाई तुम किस स्पीड से आए, मतलब तुम्हारी चलने की स्पीड क्या थी, तो आपके तो उस टाइम दिमाग में नहीं रहेगा ना कि मैं किस टाइम पे कितनी स्पीड थी। तो आप लोग क्या करते हैं, भाई इतनी डिस्टेंस है और मुझे आने में इतना टाइम लगा, तो उसके हिसाब से स्पीड
कैलकुलेट कर लेंगे भाई। हाँ, 1 घंटा लगा मुझे, कितना, 60 किलोमीटर में, तो क्या स्पीड रही होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं, हाँ या ना। तो वो पर एक्चुअल स्पीड तो नहीं है हर टाइम पर, वो आपने क्या निकाला, एवरेज निकाला, एवरेज निकाला ना, कि भाई टोटल स्पीड, टोटल टाइम। तो यहां पे भी आप न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपको इस तरीके से ही पूछा जाएगा कि औसत चाल क्या है। तो औसत चाल का मतलब क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल या वेग दोनों क्या होंगे, कुल दूरी या कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, टोटल टाइम कितना लगा। तो औसत चाल की डेफिनेशन बताओ। औसत का मतलब होता है एवरेज, है ना, एवरेज स्पीड, जो आप लोग कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। ठीक, भाई मैं यहां से यहां तक गया, तो देख लो कितनी दूरी तय की हमें, यहां से यहां तक की, और कुल समय कितना लगा यहां से यहां तक। ठीक, आया समझ में। तो लिखो डेफिनेशन औसत चाल की। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूमेरिकल जब करेंगे ना तो आएगा ये बहुत, और इसको अगर डेफिनेशन वे में लिखना होगा तो किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। और हाँ, औसत जब यूज करते हैं तो इसके ऊपर बार लगाते हैं, बार है ये, वेक्टर नहीं है, ये ध्यान रखना। ये पता होगा ना, मैथ में किए होंगे, जब एक्स बार निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एवरेज एक्स का। ठीक, अच्छा, अभी भी पर क्वेश्चन तो वही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे क्या थी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, हेलो, आप लोग बाइक से जा रहे हैं, आपसे पूछे कि भाई तुम शुरू किए थे तो क्या स्पीड थी, बीच में जब तू इस जगह पर था तो क्या स्पीड थी, तो कैसे बताएंगे। तो उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी कि तात्क्षणिक चाल। मतलब उस टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या था आपका, मतलब उस जगह पर एग्जैक्ट क्या स्पीड थी। जैसे मान लो, जनरली हम नहीं देखते, बट मान लो हम बाइक वगैरह चला रहे हैं, तो हमने एकदम से देखा कि कितनी स्पीड है, तो वो उस टाइम की क्या है, तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या था। तो अगर ये मुझे निकालना हो मैथमेटिकली तो कैसे बताएंगे, सोचो। कल जो भी ग्राफ बनाया था कि भाई ये ऐसे जा रहा है ना, ये टी है, और ये आपका एस है, दूरी बता रहा है। ठीक, तो मुझे इस छोटे से टाइम पे चाहिए कि व्यक्ति की चाल क्या थी इस टाइम पर। तो क्या करेंगे, इसके पास में छोटी सी दूरी ले लेंगे। क्या करते हैं, बहुत छोटी सी दूरी ले लेते हैं, जो लगभग जीरो है। जीरो तो हो नहीं सकती, जीरो होगी तो मैं क्या मापूंगा, कुछ भी नहीं माप सकता। बट जीरो से के आसपास है, मतलब बहुत छोटा है। जीरो के आसपास का मतलब हम बोलते तो हैं कि जीरो के आसपास है, बस उसका मतलब क्या आता है, बहुत छोटा, जितना छोटा से छोटा आप मेजर कर सकें। ठीक, तो ये बहुत छोटा है। और जब बहुत छोटा हो जाता है ना, जो डेल्टा हम यूज कर रहे थे ना अभी तक, ऐसे, जब कोई चीज बहुत छोटी हो जाती है तो डेल्टा से हम इस पर आ जाते हैं डी पर, स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब क्या है, और बहुत छोटा। ये समझ में आई बात। जैसे आप अभी 11th में है, तो आप कैलकुलस पढ़ेंगे ना मैथ में, तो वहां पे और अच्छे से आएगा अवकलन वगैरह के टाइम पर। तो जब डेल्टा बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है तो उसको कैसे निरूपित करते हैं, स्मॉल डी से। किससे, स्मॉल डी से। ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है ना। और जो यहाँ पे टाइम है वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। भाई जब दूरी जीरो के बराबर है तो टाइम भी क्या होगा, जीरो के बराबर। तो अगर मैं यहां पे अब चाल मेजर करूं बहुत छोटे से इंटरवल में,
अभी तक तो मैंने क्या किया था, पूरे के लिए मेजर कर लिया कि भाई कुल दूरी तय कितनी किया और कुल समय कितना लिया। परंतु यदि मैं देखूं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना था, किसी निश्चित समय पर कितनी चाल थी, तो उसको कैसे निकालेंगे, तात्क्षणिक चाल से। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा कि जब हम किसी ऐसे पॉइंट पर है और वहां पर जब टाइम बिल्कुल, जो टाइम इंटरवल है, जो चलने वाला टाइम है घड़ी की टिक टिक, जो आप मेजर करेंगे, मान लो जैसे उसको आप सेकंड में मेजर कर रहे हो, तो छोटे से समय में कितनी दूरी तय किया, तो उससे निकलने वाली चाल को क्या कहेंगे, तात्क्षणिक चाल। आया समझ में? तो इसको निरूपित कैसे करते हैं, इसको दिखाते हैं, v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। मतलब कि है वही डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, परंतु डेल्टा टी को मैं छोटा करता करता कहां तक ले गया, जीरो तक। मतलब जहां पे डेल्टा टी यहां से यहां तक था औसत चाल में, वो अब क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। कितना छोटा हो गया कि वो लगभग जीरो के बराबर है, मतलब जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक। अच्छा, जब हम, अभी मैंने बताया था डीएस बोलते हैं, तो अगर मैं इसको ऐसा बोल रहा हूं तो इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हो डीएस ओवर डीटी। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो यहां पे मैंने क्या चेक किया, औसत चाल ही तो निकाली। पर कब निकाली औसत चाल, जब समय अंतराल बहुत छोटा है। तो डेफिनेशन भी हो जाएगी, किसी वस्तु की औसत चाल जब डेल्टा टी समय अंतराल डेल्टा टी टेंस टू, इस साइन को बोलते हैं टेंस टू, मतलब कि जीरो की तरफ, जिसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की। डेल्टा टी टेंस टू जीरो जब किसी वस्तु की औसत चाल जब समय अंतराल डेल्टा टी हो तो ज्ञात की जाए। तो चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्या, किसी वस्तु की औसत चाल ही है, परंतु समय अंतराल क्या हो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी कि डेल्टा टी जीरो के आसपास हो बिल्कुल। और उसके लिए जब ज्ञात की जाए तो उस चाल को क्या कहेंगे, तात्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये समझ में आया? अच्छा, जैसे औसत वेग और, सॉरी, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल है, ऐसे ही क्या होगा आपका, औसत वेग भी होगा और औसत, सॉरी, तात्क्षणिक वेग भी होगा। परंतु वहां पे क्या होगा, दूरी की जगह विस्थापन। वहां क्या होगा, दूरी की जगह विस्थापन। तो आप उसके लिए लिख लेंगे खुद, समझ में तो आ गया है ना? चलिए, अभी तक हमने देखा कि वेग और क्या, वेग और चाल, और साथ में दूरी और विस्थापन की बात करी थी, है ना? अभी तक हमने देखा था कि जब दूरी चेंज होती है, मतलब कि आपकी स्पीड अलग अलग होती है, तो उसके उसके स्लोप को क्या कहते हैं, वेग। जब डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, यानी कि समय के साथ जब दूरी चेंज हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, वेग या चाल, है ना? पर अगर मान लो सपोज करो टाइम के साथ आपका दूरी, वो सॉरी, वेग भी चेंज हो रहा है, जैसा भी हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, इसमें आप देख रहे हो ना, टाइम के साथ क्या है, यहां पे स्पीड अलग है, यहां पर स्पीड अलग है, यहां पर स्पीड अलग है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड चेंज हो रही है। अच्छा, अगर आप इसको अच्छे से देखें तो टाइम के साथ स्पीड बढ़ ही रही है लगातार, है ना? तो कोई ऐसी चीज भी होगी ना जो ये नाप सके कि स्पीड कितनी बढ़ रही है, जो उसको मैथमेटिकल में आपको एक नंबर दे सके। ठीक। तो यहीं से आपकी एक डेफिनेशन आ जाती है, त्वरण। त्वरण क्या बताता है कि आपका समय के साथ क्या, आपकी स्पीड में या वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। क्या, समय के साथ आपकी स्पीड या मतलब चाल या वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो वहीं से डेफिनेशन आ जाती है उसकी कि एकांक समय में
क्या, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, बोलते हैं ना एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन। जब आप स्कूटी वगैरह चलाते हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, है ना, तो त्वरण क्या, वेग परिवर्तन की दर को, या बहुत से लोग इसको दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं कि एकांक समय में, क्या, एकांक समय में वेग में जो परिवर्तन हुआ उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तब कैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। ए द्वारा, अच्छा मुझे आप लोग ये बताइए, त्वरण सदिश राशि होगा या अदिश राशि होगा? सदिश। क्यों? देखो यहां पे हमने यूज किया वेग, वेग कैसी राशि है, सदिश ना, और हम उसकी क्या निकाल रहे हैं, दर निकाल रहे हैं बस, यानी कि वेग परिवर्तन कितना हुआ टाइम के साथ, और समय अंतराल, दर का मतलब यही तो होता है। यानी कि आपका मान लो वी बाद में V2 हो गया और पहले V1 था, और कितने टाइम में टाइम चेंज हुआ T2 से T1, है ना। तो वेग परिवर्तन, तो ये तो वेक्टर है और ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ए क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वीमा बताओ अब, वीमा क्या होगी इसकी, बताइए। अच्छा चलो कैलकुलेट करते हैं, वेग की बीमा क्या है, LT-1, और यहां समय की टी, तो अब ये क्या हो जाएगा भाई, टी नीचे है, ऊपर जाके ये -1, और -1 तो पहले से है, तो अब क्या हो जाएगा, LT-2, -1 प्लस -1 -2 ना, आगे समझ में। अच्छा मात्रक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक। तो अब जब त्वरण की बात करें तो त्वरण में भी तो ऐसा हो सकता है कि टाइम के साथ वो भी चेंज हो रहा हो, है ना। त्वरण जरूरी नहीं है कि फिक्स ही हो, तो अगर वो फिक्स नहीं है तो फिर वहां पे भी एक और आ जाता है कि औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। भाई अब जब आप एक्सेलरेशन देते हो स्कूटी में, हमेशा सेम थोड़े देते हो, कभी कम करते हो कभी ज्यादा करते हो, तो त्वरण भी आपका क्या हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है, तात्क्षणिक एवं औसत त्वरण। औसत त्वरण क्या होगा, देखो जब भी औसत वर्ड यूज करते हैं तो औसत का मतलब हो जाता है कुल, टोटल, सबको जोड़ दो और डिवाइडेड बाई जितना टाइम लगा या जितना नंबर है, तो औसत त्वरण क्या हो जाएगा, कुल वेग परिवर्तन, टोटल वेग परिवर्तन कितना था पहले, कितना था लास्ट में, कितना है, दोनों का अंतर निकाल दो और डिवाइडेड बाई कुल समय। आया समझे, औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन, क्या, किसी वस्तु द्वारा, क्या, कुल वेग परिवर्तन, जितना टोटल वेग में परिवर्तन हुआ है, तथा कुल समय, इसने जितना टाइम में किया है वो, कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। ठीक, तो क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एवरेज बराबर किसके, कुल वेग परिवर्तन,
कुल समय अंतराल, यानी कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और यहां वेग है तो ये डेल्टा वी वेक्टर। ठीक है, चलिए। तो अब आप इसी तरीके से तात्क्षणिक त्वरण की डेफिनेशन लिख लेंगे। 2 लाइन छोड़ दीजिए, फॉर्मूला मैं बता देता हूं ना। क्या होगा? तात्क्षणिक त्वरण औसत त्वरण, परंतु जब डेल्टा टी किसके बराबर हो? 0 के, है ना। तो ए लिमिट, क्या लिमिट है? डेल्टा टी टेंस टू 0, और ये क्या होगा? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको? डी, सॉरी, डी वी ओवर डी टी। ठीक है। अच्छा, अब याद कीजिए वी क्या था? डीएस ओवर डी टी ना। इसको डी ओवर डी टी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया डीएस ओवर डी टी। अब इसका भी क्या हो रहा है? हम अवकलन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? dt के, और ये भी क्या हो रहा है? dt के। तो इसको, ये मतलब मैथमेटिकल वो है, तो थोड़ा मतलब इसको ऐसे ही चेंज किया, मतलब ऐसे मत सोचना कि d बाहर था, d ओवर dt, अंदर भी d ओवर ds स्क्वायर है। तो इसको क्या कर देंगे, मतलब कि डी स्क्वायर इंटू एस, और नीचे डी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो जब इस तरह की सिचुएशन होता है तो ऊपर क्या करते हैं? डी टू एस, मतलब ऊपर सिर्फ इसका वर्ग, और यहाँ पे डी टी स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ टी का स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा कि डी का स्क्वायर। ये क्या कर रहे हो? आप 2 बार अवकलन कर रहे हो, किसका? एस का, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो देखते हैं बीच में एक बार, अगर टाइम लगेगा तो मैथमेटिकल फिजिक्स करके बीच में आप लोगों को थोड़ा सा ये सिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप लोग ऐसी सिचुएशन बताइए, ऐसा हो सकता है क्या कि तात्क्षणिक चाल और औसत चाल बराबर हो सकती है बराबर? भाई देखो, हमने क्या दिया, ये तात्क्षणिक चाल है ना, जो ये स्लोप है। अगर ये स्लोप सारी जगह रहता तो? भाई स्लोप सारी जगह सेम है तो वही तो होगा। तो उसके उस, अगर स्लोप सारी जगह सेम है तो औसत चाल भी क्या आएगी? वही आएगी ना, या नहीं आएगी? आई बात समझ में ये वाली? नहीं आई? देखो, आपकी चाल और स्पीड क्या है? चाल या वेग दोनों क्या है? जो आपका स्लोप है ना। अगर वो स्लोप सारी जगह सेम रहे तो औसत चाल भी क्या आएगी? सेम ही आएगी ना। हाँ या ना? या नहीं? तो हम क्या कह सकते हैं, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल कब सेम होती है? जब आपका जो ये स्लोप है, या आप सरल रेखा में गति कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? स्ट्रेट लाइन है ये, बिल्कुल सीधी, मतलब ये ऐसे कर्व नहीं है ना। तो आप कर्व देख के बता सकते हो ना अब कि किसकी औसत चाल बराबर होगी तात्क्षणिक चाल के। यहां पे स्पीड कम है, यहां पे स्पीड ज्यादा है, क्यों? क्योंकि स्लोप लगातार बढ़ रहा है। पहले स्लोप ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, है ना। यहां पे बिल्कुल ऐसे है, तो यहां पर स्पीड और ज्यादा है। यहां पे ये बिल्कुल ही ऐसे है, तो इसका मतलब स्पीड कम है। ठीक। ये तीनों लाइनें दिख रही हैं आप लोगों को? ये तीन, मान लीजिए 3 अलग अलग लोग हैं। ए से, मतलब यहां से यहां जा रहे हैं, है ना। ये कोई फाइनल पोजीशन है, इसको मैं, ठीक, यहां तक जा रहे हैं। अब अगर मैं औसत चाल निकालू इन लोगों की, छोड़ो औसत चाल पे नहीं जाते। अब एक एक प्लॉट को समझते हैं। ए पे आओ पहले, ए लाइन में, है ना। ये बिल्कुल इस तरीके से जा रहा है कि अगर मैं कहीं पे भी समय अंतराल निकालूं, छोटा छोटा पार्ट, मान लीजिए यहां पे निकालते हैं।
और एक जगह यहां पर निकालते हैं, और एक यहां पर निकालते हैं। ठीक। अब आप ए के लिए देखिए, ए के लिए अगर समय अंतराल बराबर है तो चली गई दूरी बराबर है या नहीं है? तो वो कब केस है? जब स्ट्रेट लाइन हो। बिल्कुल। और अगर मैं कुल यहां से यहां तक का भी निकालूं तो जब भी बराबर आएगा स्लोप, है ना? तो इसका मतलब जब आप स्ट्रेट लाइन में है तो औसत चाल बराबर है, यानी कि आपकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। परंतु आप इसको देखो अब जा, बी और सी को। बी क्या है? बी का स्लोप पहले ज्यादा है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हो गया लास्ट में। तो इसकी स्पीड क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। इसके लिए देखना अब सी की जगह, सी को पहले क्या था? कम है, स्लोप कम है, फिर स्लोप ज्यादा हुआ, फिर स्लोप ज्यादा हुआ, फिर स्लोप ज्यादा हुआ, और लास्ट में और स्पीड बढ़ गई, है ना? स्लोप और ज्यादा है। तो अगर आप बी को देखो तो चाल लगातार क्या हो रही है? कम। और सी को देखो तो लगातार बढ़ रही है। तो बी में कैसा त्वरण है? चाल लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। तो यानी कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा, सॉरी, डेल्टा वी कैसा होगा? निगेटिव ना भाई। अगर मैं इस पॉइंट पे चाल निकालूं तो वो क्या होगी? इससे कम होगी। तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो माइनस आएगा ना भाई। त्वरण की डेफिनेशन क्या थी? ये ना, सॉरी, ये ना, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे जितना टाइम लगा। तो अगर मैं यहां से यहां तक का निकालूं तो क्या हो रहा है? वेग लगातार घट रहा है, यानी कि V2 छोटा होता जा रहा है पहले वाले से। चाहे यहां पे निकालूंगा तो ये वाला वेग इस वेग से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां पे स्लोप कम है। ठीक। तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो त्वरण कैसा होगा? निगेटिव। अभी हम ये नहीं बात कर रहे कि बराबर है या सारी जगह इक्वल है या अनइक्वल है, मतलब सेम रहेगा या अलग अलग आएगा अलग अलग पॉइंट पे। परंतु त्वरण कैसा है? निगेटिव है, क्योंकि चाल लगातार घट रही है। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है क्या, जैसे मान लीजिए आप स्कूटी चला रहे हैं, आपने ब्रेक मारा, तो एक टाइम के बाद क्या हो जाती है? आपकी गाड़ी रुक जाती है थोड़ी दूर जाके, परंतु स्पीड एकदम से तो नहीं जीरो होती ना, धीरे धीरे जीरो होती है। भाई पहले तो वही रहेगी जो आपकी थी, ब्रेक मारा आपने, फिर थोड़ा 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 धीरे 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 खत्म हो जाती है, स्पीड होती है ना। तो ये ग्राफ उस तरीके के मोशन को बता रहा है कि आप शुरू में बिल्कुल जीरो, मतलब फास्ट थे, और एकदम से फिर धीरे धीरे होके कम हो के जीरो पर आ गए। ठीक है। अच्छा, अब आप सेम सिचुएशन सी वाले के लिए देखिए। सी वाला क्या है? जीरो से लगभग स्टार्ट किया, बिल्कुल स्लोप ऐसे है, और फिर ऐसे हो गया। तो यानी कि शुरू में तो बहुत धीरे था या जीरो था लगभग, और फिर फास्ट हो गया। तो ये वाली ऐसी सिचुएशन है ना, जैसे आपने स्कूटी चलानी शुरू करी और आपने एक्सेलरेशन दिया, और फिर धीरे 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 स्पीड तेज हो गई, और फिर वो तेज चल रही है। पर वो एकदम से तो फास्ट नहीं हुई ना, धीरे धीरे होती है ना। आप उसको एक्सेलरेट करते हैं, तो यानी कि जब आप ब्रेक मारते हैं तो आपका त्वरण कैसा होता है? नेगेटिव। तो उसको त्वरण ना बोल के बोल देते हैं, उसको बोलते हैं मंदन। जब आपका त्वरण क्या हो? निगेटिव हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मंदन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मंदन। तो जब आप ब्रेक मारते हैं तो सिचुएशन में क्या होती है? आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होती है, तो वहां पर आप एक्सेलरेशन बोल सकते हैं कि ऋणात्मक एक्सेलरेशन है, ऋणात्मक त्वरण है, या कभी कभी डायरेक्ट बोल देते हैं कि मंदन है इतना। ठीक है। और जब आप धीरे धीरे तेज करते हैं उसको बोलते हैं त्वरण। ठीक है। तो इस टर्म पे आपके न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, है ना? अभी फिलहाल ग्राफ देखेंगे, अलग अलग ग्राफ दिखाते हैं। ये समय
और ये स्थिति। ठीक, इसमें बताइए आप इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? भाई समय परिवर्तन हो रहा है, परंतु आदमी की स्थिति चेंज ही नहीं हुई, सेम है ना, वाई एक्सिस की पोजीशन। यानी कि वो क्या है, आप लोगों की तरह सिर्फ बैठा है, घड़ी चल रही है, पर आपकी पोजीशन चेंज तो नहीं हो रही है ना। तो यानी कि उसका कोई वेग नहीं है। तो यानी कि अगर बिल्कुल फ्लैट लाइन आ रही है टी में, तो इसका मतलब क्या है, वेग शून्य। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं मैं, v इज इक्वल टू जीरो। हाँ या ना। अब आते हैं दूसरे पे। समय वही सॉरी, समय में परिवर्तन एज इट इज, और स्थिति ये। ये वाला भी हमने पढ़ा था। इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे? भाई टी बराबर जीरो पे स्थिति जीरो थी, धीरे धीरे स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो त्वरण, तो ए क्या है, जीरो से बड़ा है। त्वरण क्या है, जीरो से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इससे एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो आप, वेग कैसा है यहां पे, पॉजिटिव है और परिवर्तित है ना, मतलब अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, फिक्स नहीं है ना, नॉन यूनिफॉर्म है। हमने पढ़ा था ना पहले कल, समान और असमान गति। क्यों पढ़ा था, जिससे कि आप बता पाओ कि ये समान गति नहीं है। ठीक, अच्छा, अब एक और में बताओ, ये बताइए इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे? देखो, स्लोप क्या है, बराबर है ना सब जगह। तो स्लोप सेम है, तो इसका मतलब समान गति। और समान गति का मतलब यहां पे कोई एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे वेग चेंज ही नहीं हो रहा है। भाई वेग परिवर्तन की दर है ना। ठीक है, आई समझ में? अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और है, मतलब इसी प्लॉट में, अगर मैं आपको ये वाली लाइन खींच के ऐसे दूं, स्ट्रेट लाइन ही है पर ये यहां से है, तो इसका मतलब क्या होगा? या ऐसे खींचू तो एक लाइन, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। देखो यहां पे क्या, इस लाइन का मतलब क्या है, टी बराबर जीरो ना। तो इसका मतलब क्या है, टी बराबर जीरो पे वो कहीं पे था, मतलब जीरो पे नहीं था, ऑलरेडी वो किसी पोजीशन पर था, है ना। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि इसमें आप ये नहीं बोल सकते टी बराबर जीरो तो एस बराबर जीरो। ठीक, तो ऑलरेडी कहीं पर है। और यहां पे देखो जरा, टी इज इक्वल टू कुछ वैल्यू है, परंतु स्थिति चेंज नहीं हुई। यानी कि आपने टाइम रिकॉर्ड करना तो शुरू कर दिया, पर उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे आप लोग अभी बैठे हो, मैं अभी अगर घड़ी स्टार्ट कर दूं तो 5 मिनट तक आप लोग बैठे रहोगे, और 5 मिनट बाद आप उठ के चले जाओगे, है ना, क्लास खत्म होते ही। तो आपका अगर मैं पोजीशन ग्राफ खींचूंगा तो कैसा होगा, टाइम चल रहा है परंतु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है कुछ देर तक, फिर उसके बाद आपने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब दूसरे पे एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये लाइन अगर ऐसे होती तो, इस लाइन ऐसे थी, अब लाइन ऐसे है, इसका मतलब क्या है, आपकी पोजीशन धीरे धीरे कम हो रही है समय के साथ, ना कि दूर जा रही है। आपकी पोजीशन क्या हो रही है, समय के साथ पास आ रही है, ना कि दूर जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका विस्थापन घट रहा है, ना कि बढ़ रहा है। विस्थापन क्या हो रहा है आपका, घट रहा है ना। तो विस्थापन घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेग कैसा होगा, नेगेटिव।
भाई आपका वेग क्या है, नेगेटिव है, तो v कैसा होगा, निगेटिव, स्मॉल देन जीरो। अच्छा इसके लिए वेग अच्छा निकालेगा, ठीक है, वेग क्या होगा, स्मॉल देन जीरो। अच्छा यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप में चेंज है कहीं पर, स्लोप में चेंज है यहां पर, भाई स्लोप तो सेम है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप क्या रहता है, सेम। तो एसटी ग्राफ में अगर कोई स्लोप चेंज नहीं है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। जब तक आपका स्ट्रेट लाइन में स्लोप मतलब सॉरी जब तक आपका एसटी ग्राफ में यानी कि स्थिति समय ग्राफ में स्लोप चेंज नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि समान गति है। ये भी समान गति है, वो भी समान गति है, ये भी समान गति है। यहां पे हमने वेग परिवर्तित इस तरह से देखा। अच्छा अगर आपका वेग परिवर्तन ऐसा हो तो यहाँ पे एक्स समान गति है या असमान गति है, ये असमान गति है ना, क्योंकि यहां पर वेग परिवर्तन हो रहा है। अच्छा अब बताओ, असमान गति तो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, क्या बताइए, निगेटिव। क्यों, क्योंकि यहां पर स्पीड कम हो रही है ना कि बढ़ रही है, तो ए क्या होगा, स्मॉल देन जीरो। ठीक। अच्छा अब आप लोगों को एक आदमी ऐसे चाह रहा है, अब ये आपकी पोजीशन है, देखो आप सुबह स्कूल घर से आते हो, स्कूल में बैठोगे कुछ टाइम, फिर वापस अपने घर चले जाते हो, है ना, ऐसे ही तो करते हो ना टाइम के साथ। अब बताइए इसमें क्या हो रहा है, इसको जब आप इस तरह की सिचुएशन आए तो ज्यादा नहीं सोचना, इसको पार्ट में डिवाइड कर लो। इसमें थोड़ा यहाँ पे फ्लैट टाइप का बना लेते हैं। इस वाले पार्ट में क्या है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, उस वाले में, ठीक है, और यहां पर आपका एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि आप यहां पर रुके हुए हैं, तो लगभग वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। आया समझ में, ओके। थैंक यू सर।